Dear students, welcome to the today lecture of Marketing Management Unit 2nd Understanding Marketing Environment lecture number 12. In lecture number 12 we will discuss two topics. First of all we will discuss competition and after that we will discuss Porter's 5 forces model. First of all we will discuss competition. Competition is the rivalry between companies for market share in a target market where the customers have similar needs and wants. तो कस्टमर की जो नीड्स और वांट्स होती हैं उनको डिफरेंट कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस के थ्रू सेटिस्फाई करने की कोशिश करती हैं। जैसे कि कस्टमर की एक नीड है कि उसे टेलीविज़न चाहिए, नीड्स और वांट्स है कि उसे टेलीविज़न चाहिए, तो नंबर ऑफ़ कंपनीज हैं जो कि टेलीविज़न मार्केट में ऑफर कर रही हैं, तो उन कंपनीज के बीच में आपस में जो राइवलरी है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कंपटीशन बोलते हैं। तो मार्केटर की जॉब केवल यही नहीं है कि वो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई कर कर उसके बेस पे प्रोडक्ट्स बनाए, बल्कि जो अदर कंपनीज प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जो स्ट्रेटजी यूज कर रही हैं, उनको भी वॉच करना है, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी एंटर हो सकती है। तो कंपटीशन पहले से ही चल रहा हो सकता है या आपके प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद दूसरी कंपनी भी वैसा प्रोडक्ट बना सकती है। तो कोई भी कंपनी है वो बेसिकली 3 टाइप्स के कंपटीशन फेस करती है। फर्स्ट क्या है, ब्रांड कंपटीशन। इट इज़ अ कंपटीशन बिटवीन वेरियस कंपनीज प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स, जैसे कि पेप्सी और कोको कोला, एरियल एंड सर्फ एक्सल, हॉर्लिक्स एंड कॉम्प्लान। इनके बीच में जो आपस में कंपटीशन है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से, एक मेडिकल कॉलेज का दूसरे मेडिकल कॉलेज से जो आपस में कंपटीशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड कंपटीशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, द प्रोडक्ट फॉर्म कंपटीशन। ये बेसिकली कंपटीशन उन कंपनीज के बीच में होता है जो कि सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती हैं, उनके प्रोडक्ट्स एक दूसरे के सब्सटीट्यूट होते हैं। सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का मतलब कस्टमर की नीड्स और वांट्स को कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू सेटिस्फाई कर सकती हैं, और वो दोनों प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग होंगे लेकिन कस्टमर की नीड्स को सेम तरीके से सेटिस्फाई करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और उनके बीच में जो आपस में कंपटीशन होगा उसे हम प्रोडक्ट फॉर्म कंपटीशन बोलेंगे। जैसे कि कंपटीशन बिटवीन कॉफ़ी एंड टी, कि एक कंपनी है वो टी बना रही है, दूसरी कंपनी है वो कॉफ़ी बना रही है, तो उनके बीच में जो आपस में कंपटीशन है वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म कंपटीशन। एक एयरलाइन कंपनी और ट्रेन के बीच में जो आपस में कंपटीशन होगा वो कौन सा होगा, प्रोडक्ट फॉर्म कंपटीशन। एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक बीएससी कॉलेज के बीच में जो आपस में कंपटीशन होगा वो कौन सा कंपटीशन होगा, प्रोडक्ट फॉर्म कंपटीशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, द डिजायर कंपटीशन। कस्टमर की टोटल इनकम में से टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो इनकम बचती है डिस्क्रिशनरी इनकम, और उसमें बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर एक्सपेंडिचर करने के बाद जो इनकम बचती है उसे डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। तो कस्टमर उस इनकम को सेव भी कर सकता है और उस इनकम को खर्च कर सकता है। तो उस डिस्पोजेबल इनकम पर सभी कंपनीज की निगाह होती है कि कस्टमर उस पैसे से उनका प्रोडक्ट परचेज करे। तो एक कंपनी जो म्यूजिक सिस्टम बनाती है वो चाहती है कि कस्टमर म्यूजिक सिस्टम परचेज करे। एक ट्रैवल कंपनी है वो चाहती है कि कस्टमर है इन पैसों से वैकेशंस पर जाए, घूमने जाए। एसी बनाने वाली कंपनी चाहती है कि एसी परचेज करे। रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी चाहती है रेफ्रिजरेटर परचेज करे। तो इनके बीच में जो आपस में कंपटीशन होगा वो कौन सा होगा, डिजायर कंपटीशन। जैसे गोदरेज है वो रेफ्रिजरेटर बना रही है, लॉयड का एसी आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में आपस में जो कंपटीशन है वो क्या कहलाएगा, डिजायर कंपटीशन कहलाता है। पीट्रेफ और बर्गेन ने 2001 में एक मॉडल दिया था और उसके थ्रू उन्होंने कंपटीशन को क्लासिफाइड किया था। तो ये 2x2 की मैट्रिक्स थी। एक्स एक्सिस पर रिसोर्स सिमिलरिटी है और वाई एक्सिस पर मार्केट कॉमनलिटी है। रिसोर्स सिमिलरिटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लो एंड हाई। मार्केट कॉमनलिटी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लो एंड हाई। रिसोर्स सिमिलरिटीज़ का क्या मतलब होगा, 2 कंपनी है तो फर्स्ट कंपनी जो कि चेक कर रही है दूसरे से अपना कंपटीशन, उसे फोकल कंपनी बोलते हैं और दूसरे को कंपटीटर बोलते हैं। तो अगर वो दोनों कंपनी हैं उनके रिसोर्सेज सेम हैं तो वो रिसोर्स सिमिलरिटी में हाई होंगे, लेकिन अगर उनके रिसोर्स डिफरेंट हैं तो वो रिसोर्स सिमिलरिटी में लो होंगे। इसी तरीके से अगर फोकल कंपनी और कंपटीटर है वो सेम मार्केट को, सेम कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं तो मार्केट कॉमनलिटी हाई होगी, और अगर वो डिफरेंट कस्टमर्स को, डिफरेंट मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो मार्केट कॉमनलिटी लो होगी। तो इसके बेस पर इन्होंने 4 क्वाड्रेंट्स बताए थे और 4 टाइप के कंपटीटर्स बताए थे, डायरेक्ट कंपटीटर्स, इनडायरेक्ट कंपटीटर्स, नो कंपटीटर्स और पोटेंशियल कंपटीटर्स। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, अगर रिसोर्स सिमिलरिटी भी हाई है, मार्केट कॉमनलिटी भी हाई है, तो वो डायरेक्ट कंपटीटर्स होंगे।
अगर रिसोर्स सिमिलरिटी लो है लेकिन मार्केट कॉम्युनिटी हाई है तो वो इनडायरेक्ट कंपटीटर्स होंगे, और मार्केट कॉम्युनिटी भी लो है, रिसोर्स सिमिलरिटी भी लो है, तो कोई कंपटीशन नहीं होगा। और अगर रिसोर्स सिमिलरिटी हाई है लेकिन मार्केट कॉम्युनिटी लो है तो उसे हम पोटेंशियल कंपटीटर्स कहते हैं। तो इस 2x2 की मैट्रिक्स के बेस पर पीट्रेफ एंड बार्गेन ने 4 टाइप के कंपटीटर्स बताए थे। तो फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट कंपटीटर्स। तो डायरेक्ट कंपटीटर्स में रिसोर्स सिमिलरिटी भी हाई है और मार्केट कॉम्युनिटी भी हाई है, तो आपस में डायरेक्ट कंपटीशन होगा। जैसे कि पेप्सी और कोको कोला, उनका मार्केट भी सेम है और इसके अलावा उनके जो इंडिग्रेंट्स हैं, रिसोर्स हैं, वो भी क्या हैं, सेम है। सेकेंड क्या होता है, पोटेंशियल कंपटीटर्स। पोटेंशियल कंपटीटर्स में आपस में रिसोर्स सिमिलरिटी तो हाई होगी लेकिन मार्केट कॉम्युनिटी अलग अलग होगी। जैसे कि एक रेस्टोरेंट और एक कैटरर, तो रेस्टोरेंट और कैटरर दोनों में रिसोर्स सिमिलरिटी तो सेम है तो हाई होगी, जैसे दोनों के पास शेफ होंगे, किचन इक्विपमेंट्स होंगे, लेकिन मार्केट अलग है। कैटरर है वो पार्टी फूड्स और डिनर्स लार्ज फंक्शंस के लिए ऑर्गेनाइज करता है, जबकि रेस्टोरेंट है वो इंडिविजुअल या फिर स्मॉल ग्रुप के लिए करता है। तो इसे पोटेंशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि संभावना है कल को जो कैटरर है वो अगर खुद का रेस्टोरेंट डाल लेता है तो वो रेस्टोरेंट के साथ उसका डायरेक्ट कंपटीशन हो जाएगा। इसी तरीके से जो रेस्टोरेंट वाला है अगर वो कैटरिंग का काम भी स्टार्ट कर देता है तो कैटरर के साथ उसका कंपटीशन डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल कंपटीटर्स। की फ्यूचर में ये पोटेंशियल रखते हैं कंपटीटर्स बनने के। नेक्स्ट क्या है, इनडायरेक्ट कंपटीटर्स। ना तो मार्केट कॉम्युनिटी है और ना ही रिसोर्स सिमिलरिटी है, तो उनको आपस में हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट कंपटीटर्स बोलेंगे। सॉरी, इनडायरेक्ट कंपटीटर्स का मतलब क्या होगा, मार्केट कॉम्युनिटी तो हाई है लेकिन जो रिसोर्स सिमिलरिटी है वो लो है। मतलब कंपनी है, उनके रिसोर्स अलग अलग हैं लेकिन वो सेम मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, तो इनको हम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोडैक एंड सोनी, दोनों ही कैमरा लवर्स को टारगेट कर रहे हैं जिनको फोटोग्राफी का शौक है, तो मार्केट कॉम्युनिटी तो हाई है लेकिन रिसोर्स सिमिलरिटी लो है, क्योंकि जो कोडैक है वो फिल्म बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है जिसमें मैकेनिकल कैपेबिलिटी है, और सोनी है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। तो रिसोर्स अलग अलग हैं लेकिन मार्केट सेम है। और लास्ट क्या है, नो कंपटीटर्स। जब ना तो मार्केट कॉम्युनिटी है और ना ही रिसोर्स सिमिलरिटी है तो इसे हम क्या बोलेंगे, नो कंपटीटर्स बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एफएमसीजी कंपनी का, एचयूएल का, टाटा मोटर्स के साथ जो कंपटीशन है वो नो कंपटीटर कैटेगरी में आएगा, क्योंकि रिसोर्स भी अलग है और मार्केट कॉम्युनिटी भी अलग है। अब नेक्स्ट आ जाता है पोर्टर्स 5 फोर्सेज मॉडल। तो बेसिकली मिशेल पोर्टर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर थे। इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एक आर्टिकल लिखा था 1979 में, और 1980 में कंपटीशन स्ट्रेटजी के नाम से इनकी बुक भी पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री की एट्रैक्टिवनेस के बारे में बताया था कि हर इंडस्ट्री की एट्रैक्टिवनेस अलग अलग होती है, कुछ प्रॉफिटेबल होते हैं, कुछ प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। तो ये कुछ फोर्सेस पे डिपेंड करता है और ये 5 फोर्सेज होते हैं। तो कोई भी कंपनी किसी भी इंडस्ट्री में अगर एंटर कर रही है तो वो इन 5 फोर्सेज की स्टडी करती है और उसके बेस पर देखती है कि वो इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी। तो ये 5 फोर्सेज उन्होंने कौन कौन से बताए थे, थ्रेट ऑफ एंट्री, bargaining power of suppliers, bargaining power of buyers, threat of substitutes and industry rivalry। तो फर्स्ट क्या है, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें एंटी बैरियर बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स कम होता है, और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें एंट्री बैरियर बहुत कम होता है तो वहाँ पर थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स ज़्यादा होते हैं। जैसे कि रिफाइनरी इंडस्ट्री है तो वहाँ पर इनिशियल लेवल में बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, तो हर कोई कंपनी उसमें एंटर नहीं हो सकती एज कम्पेयर टू रेस्टोरेंट। इसी तरीके से शिपिंग इंडस्ट्री है तो शिपिंग को बनाने के लिए बहुत कॉस्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हर कोई कंपनी उसमें एंटर नहीं हो सकती है एज कंपेयर टू एफएमसीजी इंडस्ट्री। तो एफएमसीजी इंडस्ट्री या फिर रेस्टोरेंट में देखा जाए तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट हाई होगा, लो होगा। लेकिन अगर एविएशन में, शिप बिल्डिंग में देखा जाए तो जो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स है वो लो होगा। नेक्स्ट क्या है, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स।
जिस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरर्स ज़्यादा हैं, कस्टमर्स कम हैं, तो वहाँ पे बार्गेनिंग पावर कस्टमर के पास होगी। और जिस इंडस्ट्री में नंबर ऑफ कस्टमर्स ज़्यादा हैं और मैन्युफैक्चरर्स कम हैं, तो वहाँ पे बार्गेनिंग पावर मैन्युफैक्चरर के पास होगी। तो इसे हम मार्केट ऑफ आउटपुट भी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कहीं पर केवल एक फास्ट फूड आउटलेट है उस लोकेलिटी में या उस एरिया में, तो वहाँ पे कस्टमर्स का रश रहता है, तो वहाँ पे बार्गेनिंग पावर उस फास्ट फूड रिटेलर के पास है। वो जिस क्वालिटी का फास्ट फूड दे रहा है, कस्टमर ले रहे हैं, जितना वेटिंग टाइम लग रहा है ले रहे हैं, लेकिन वहीं पे ही लाइन से 5-6 फास्ट फूड आउटलेट्स ओपन हो जाते हैं, तो अब जो बार्गेनिंग पावर है वो कस्टमर के पास है। अगर एक जगह पर अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे, अच्छी सर्विस नहीं मिल रही, वेटिंग टाइम ज़्यादा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो कस्टमर दूसरे के पास चला जाएगा। नेक्स्ट क्या है? थ्रेट्स ऑफ सब्सटीट्यूट। जिस इंडस्ट्री में आपके प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, उस इंडस्ट्री में एट्रैक्टिवनेस ज़्यादा होगी क्योंकि थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट नहीं है। लेकिन जिस इंडस्ट्री में आपके प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स हाई हैं, तो वहाँ पर इंडस्ट्री में कंपटीशन लेवल ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्या है? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। इसे मार्केट ऑफ इनपुट भी बोलते हैं। जिस इंडस्ट्री में नंबर ऑफ सप्लायर्स कम हैं, मैन्युफैक्चरर्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे बार्गेनिंग पावर सप्लायर के पास होगी। और जिस इंडस्ट्री में सप्लायर्स ज़्यादा हैं और मैन्युफैक्चरर्स कम हैं, वहाँ पे बार्गेनिंग पावर मैन्युफैक्चरर के पास होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर इंडस्ट्री में इंटेल है, वो प्रोसेसर बनाता है। अभी AMD राइजन भी आ गया, लेकिन एक या दो ही सप्लायर हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स बहुत ज़्यादा हैं। HP है, चाहे HCL हो, डेल हो, लिनोवो हो, हर कोई इंटेल या AMD राइजन का ही प्रोसेसर यूज कर रहा है। तो इसमें इन सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर है, ये अपनी टर्म्स पर, अपनी कंडीशंस पर प्रोडक्ट को सेल करेंगे। इसी तरीके से अलग अलग कंपनीज स्मार्टफोन बना रही हैं, चाहे Xiaomi हो, सैमसंग हो, वीवो, ओप्पो, रियलमी, और हर कोई गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है। तो गूगल इस केस में एक सप्लायर है जो कि इन स्मार्टफोन कंपनीज को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है। तो इसमें बार्गेनिंग पावर है वो गूगल के पास होगी। दूसरी इंडस्ट्री देखते हैं, जैसे फास्ट फूड इंडस्ट्री। तो इसमें जो सप्लायर्स होंगे वो डेयरी प्रोडक्ट्स वाले होंगे, वेजिटेबल वेंडर्स होंगे। तो इस केस में ऐसे सप्लायर्स बहुत मिल जाएंगे। तो इस केस में जो बार्गेनिंग पावर है वो फास्ट फूड रिटेलर के पास होगी। उसको जिस टर्म पर, जिस कंडीशंस पर सप्लायर्स चाहिए उसे मिलेंगे। जहाँ कहीं पर भी ऑटोमोबाइल का प्लांट होता है, उसके आसपास जॉब वर्क करने वाले नंबर ऑफ छोटे छोटे से स्टोर्स हैं, ओपन हो जाते हैं, वर्कशॉप ओपन हो जाती हैं जो कि स्पेयर पार्ट्स बनाती हैं। तो उन सब का बिजनेस केवल उस ऑटोमेकर मैन्युफैक्चरर पर ही डिपेंड करता है। तो मैन्युफैक्चरर तो एक हैं, लेकिन उसको पार्ट्स प्रोवाइड कराने वाले सप्लायर्स नंबर ऑफ हैं। तो वहाँ पर जो बार्गेनिंग पावर है वो उस मैन्युफैक्चरर के पास होती है। नेक्स्ट क्या आता है? राइवलरी अमंग कंपीटिटिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अगर जिस इंडस्ट्री में एक ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जिसके पास मैक्सिमम मार्केट शेयर है, तो वहाँ पर उसका किसी दूसरी से राइवलरी नहीं होगी। लेकिन जिस इंडस्ट्री में 5 या 6 कंपनीज हैं और उनके पास उस इंडस्ट्री का 90% मार्केट शेयर है और वो इंडस्ट्री मैच्योरिटी में है, तो उन कंपनीज के बीच में आपस में अपना मार्केट शेयर बचाने के लिए, दूसरे का मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए राइवलरी ज़्यादा होगी। तो वहाँ पर जो राइवलरी की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। तो इसी के साथ ही आपके 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट अपन ने पढ़ा कंपटीशन और सेकंड अपन ने पढ़ा पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। थैंक यू वेरी मच।